Welcome back again. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about IRDA Grade A exam, which is proposed but hasn't come yet. So when would the notification come out? Why is there delay? What are the news out there? तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे. Apart from this, the salary has been revised. तो सैलरी वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे कि नया बेसिक सैलरी कितना है, न्यू बेसिक सैलरी कितना है. अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम. फेज 2 के सिलेबस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर जो होता है, जो फेज 2 एग्जाम होता है, विच इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है फेज 2 में, बट इट्स नॉट लाइक देयर इज यूनिफॉर्म पैटर्न की आपको 4 क्वेश्चन में से 2 करना है. नहीं, अलग अलग मार्क्स वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसको भी समझना जरूरी है कि कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चंस आता है. और पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम्स होता है फेज 2 का, तो वो कैसे होता है, कितना स्पेस दिया जाता है. सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब. Guys, we have launched our mock test program because we find that this program will have the more value than the other course. तो ये प्रोग्राम के अंदर आपको फेज 1 एंड फेज 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे. Along with that, you would also get magazines. My magazines for current affairs would also be provided. तो कहीं ना कहीं हम लोग फेज 1 और फेज 2 को अच्छे से कवर कर रहे हैं. यहाँ पर आपको जो है फेज 2 में क्वेश्चन एंड आंसर दोनों मिलेगा. नॉट आंसर्स फॉर नॉट ऑल द क्वेश्चंस, बट चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स खुद रेडी कर रहे हैं, कुछ के आंसर्स मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा. और क्वेश्चन आंसर के मेथड से ही हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करने का कोशिश करेंगे. ओके, तो ये चीज हम लोग का यहाँ पर टारगेट रहेगा. दूसरा, फेज 1 में आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको अलग से एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे. सो दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस इज द कॉस्ट. 1599 आपका कॉस्ट है. इसका वीडियो के लिंक में, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है पहला कमेंट आपको मैं लिंक डाल दूंगा वहां पर, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं. चलो न्यूज की बात कर लेते हैं. आखिर न्यूज क्या? मैंने काफी लोगों से बात की ऑलरेडी जो वर्किंग है, और बेस्ड ऑन दैट आप लोगों को पता है कि चेयरमैन, जो प्रीवियस चेयरमैन थे, ही हैड रिटायर्ड, और 3 महीने तक, 2 से 3 महीने नया चेयरमैन नहीं थे. बट द रिसेंटली न्यू चेयरमैन अजय सेठ हैज ज्वाइंड. ओके, नए चेयरमैन यही बने हैं और ये ज्वाइन कर चुके हैं. तो जब ये नए चेयरमैन बने, और इसीलिए ये जो 2-3 महीने था, ये रिक्रूटमेंट इसीलिए डिले था कि जब तक नए चेयरमैन आएंगे नहीं, वो वैकेंसी को आपको अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी. राइट. तो जब ये ज्वाइन किया तो फिर आपको इस पर बात स्टार्ट हुई. नाउ ही हैज आस्क्ड 2 क्वेश्चंस. ओके, उन्होंने जो है एचआर टीम से 2 क्वेश्चन पूछा है. एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड मोर जर्नलिस्ट. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड मोर जर्नलिस्ट. और सेकंड क्वेश्चन है, शुड नॉट वी रिक्रूट मोर स्पेशलिस्ट देन जर्नलिस्ट इन डोमेन्स लाइक सीए, आईटी, लीगल, एक्वेटोरियल. क्या हम लोग इसको ज्यादा रिक्रूट नहीं कर सकते? ये चीज उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है. तो एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट है, तो ये चीज उन्होंने 4 से पूछा है. एंड बेस्ड ऑन दिस मल्टीपल डिस्कशंस वर हेल्ड इन लास्ट 1 और 2 मंथ. और इसीलिए वैकेंसी ऑलरेडी सेंशनड है. को पता है वैकेंसी, आपको पहले भी इसके बारे में न्यूज मिल चुका है कि अभी 2 साल और रिक्रूटमेंट होनी है. तो वैकेंसी हैव बीन सेंशनड, बट अब किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा, क्या किस तरह से होगा, जनरलिस्ट का कितना होगा, स्पेशलिस्ट का कितना होगा. अब देखो यहाँ पर ये भी नहीं है कि जनरलिस्ट बंद हो जा रही है. नहीं, एटलीस्ट दिस ईयर जनरलिस्ट रिक्रूटमेंट वुड बी देयर. मैं इस बात को श्योर हूं कि जरूर होगा. ओके, फ्यूचर के लिए हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन ये चीज उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई, एंड वी कैन सी दैट द नोटिफिकेशन मे कम इन नवंबर. नवंबर में आपको जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखने को मिल सकता है. राइट. सो दिस इज द न्यूज, और इसी पर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. यही चीज आपको ध्यान रख के प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. तो अब देखो यहाँ पर है क्या, लास्ट ईयर 2024 में जब वैकेंसी आई थी, देयर वर 49 वैकेंसीज. एंड इन दो 49 वैकेंसीज 5 पोस्ट वेयर देयर फॉर स्पेशलिस्ट एंड देयर वर 6 पोस्ट जो कि आपको जर्नलिस्ट के लिए था. जर्नलिस्ट मतलब कि ऑल द ग्रेजुएट्स विद 60% आर एलिजिबल फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट. बट इन केस ऑफ स्पेशलिस्ट पोस्ट, different post demands different kind of qualification, different kind of specialized qualification. ओके, जैसे कि आप एक्वेटोरियल वाला पोस्ट देखो, यहाँ पर देखो क्या है, 60% मिनिमम 60% मार्क्स एंड 7 पेपर पास्ड ऑफ IAI एज पर 2019 करिकुलम.
उसके अलावा आप देखो फाइनेंस के लिए देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, लॉ के लिए अलग कंडीशन है, आईटी के लिए कंडीशन है, रिसर्च के लिए। सो स्पेशलिस्ट पोस्ट डिमांड सम काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन, और इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें ज्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए या ज्यादा जनरलिस्ट चाहिए। ओके, और क्या जनरलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट कर सकता है, इस तरह के उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन और डीसी पर डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको डिले हुआ है रिक्रूटमेंट में। ओके, चलो हम लोग प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह देखेंगे, जनरलिस्ट के लिए देखेंगे, वी वुड बी सीइंग अबाउट जनरलिस्ट। तो यहां पर जो है 3 फेज में एग्जाम होंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है, देयर वोंट बी एनी ऑब्जेक्टिव इन फेज 2 एग्जाम, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है, और ये पेन एंड पेपर बेस्ड है। क्या है? पेन एंड पेपर बेस्ड ये एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन होगा। फेज 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होगा, बट फेज 2 पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर ही दिखेंगे, बट यू विल हैव टू राइट आंसर्स पेन एंड पेपर के माध्यम से। आपको आंसर शीट दिया जाएगा, बुकलेट दिया जाएगा, और उसी में आपको जो रिक्वायर्ड प्लेस है वहीं पर आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। ओके, और फेज 3 क्या है? ये इंटरव्यू है। ओके, इस तरह से आपका बटा हुआ है। दूसरी बात यहां पर ध्यान देना, जो मतलब कितने टाइम सेलेक्ट होंगे ये भी चीज आपका फिक्स है। फेज 1 से अगर मैं बात करूं, फेज 1 से फेज 2 के लिए 20 टाइम्स लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, 20x मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसीज होगी, कैटेगरी वाइज 20 टाइम्स लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर बात करें एक्वेटोरियल के लिए 5 पोस्ट है, तो फेज 2 जो मेंस देंगे वो 100 लोग देंगे। ओके, और यहाँ पर अगर बात करो जनरलिस्ट का, तो जनरलिस्ट कितने मेंस देंगे? वो कैटेगरी वाइज टोटल जो है 280 लोग मेंस देंगे, बट कैटेगरी वाइज वो आपको 20 टाइम सेलेक्ट किया जाएगा। राइट, तो ये भी उन्होंने दिया हुआ है कि 20 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली सिलेक्शन होगा। राइट, और 3 टाइम सिलेक्शन होता है, 3 टाइम सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के लिए। फेज 2 से इसके लिए 3 टाइम सेलेक्ट होते हैं, 3 टाइम्स सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। राइट, अब फेज 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न इस तरह से है, 90 मिनट आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा। ओके, यू वुड बी गेटिंग 90 मिनट्स। देयर वुड बी 4 काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस। जैसे कि आप आरबीआई में देखते हो, लेकिन वहां सेक्शनल टाइम डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है टाइम कंपोजिट टाइम मिलेगा, और सबके सेम मार्क्स वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स वेटेज सेम है। So 160 questions would be there, and there would be 160 marks, and you would be getting 90 minutes to solve these questions. Okay, कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, 100+ कट ऑफ रहता है। तो आपको यहाँ पर चूंकि वैकेंसी कम है, लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। तो आपको जो है टारगेट यहाँ अच्छा खासा करना पड़ेगा, बढ़िया मार्क्स आपको 115 के लगभग लाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा ही लाने पड़ते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम लोग उससे आइडिया हम लोगों को लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ फेज 2 एग्जाम का, फेज 2 एग्जाम में आपको 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। इसका एक ही दिन में तीनों पेपर कंडक्ट होता है, लेकिन ये आपको अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट होता है, ब्रेक मिलते हैं आपको, और आपको सेपरेट जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम विल बी इंडिविजुअल कैंडिडेट टाइम टेबल जो आपको ये मिलेगा आपके कॉल लेटर के साथ। ओके, और उसमें आपको डिटेल्स वगैरह दिए रहेंगे। तो तीनों पेपर देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव होंगे, क्वेश्चंस विल अपीयर ऑन स्क्रीन एंड आंसर्स हैव टू बी रिटन ऑन आंसर शीट। कि आपको आंसर शीट दिया जाएगा। ओके, यू विल हैव टू राइट आंसर इन दैट आंसर शीट। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि आपको अलग अलग क्वेश्चंस के लिए जगह ऑलरेडी स्पेस छोड़े होते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है, तो उसके लिए आपको इतना जगह ऑलरेडी दिया हुआ होगा, आपको इसी जगह में लिखना है। ओके, ये जगह वहां पर फिक्स्ड होता है, वर्ड काउंट के हिसाब से जगह वो लोग ऑलरेडी दे चुके होते हैं, ये चीज वो दी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर 1 है, पेपर 2 है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, नॉट द ओनली इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। और तीसरा पेपर है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर जो दिक्कत आती है ना, वो आती है पेपर को कंप्लीट करने में, क्योंकि टाइम कम दिया गया है, ओनली 60 मिनट्स हैव बीन गिवन। तो हालांकि वर्ड लिमिट भी थोड़ा कम रहता है, बट मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा, अगर आपका स्पीड राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है और
अच्छा आप लिख नहीं पाते हो, तेज से आप साफ साफ नहीं लिख पाते हो, दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर राइटिंग स्पीड मैटर्स करता है आपका पेन एंड पेपर पे। ओके, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। आगे उसको और भी बड़े पैमाने पर आप डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या है। तो जो 2024 था, पिछले साल 2024 का जब रिक्रूटमेंट हुआ था, तो 2024 के रिक्रूटमेंट में आपको ये वाला बेसिक पे जो है ये दिया हुआ है। बेसिक पे क्या होता है कि इसी के बेसिस पर आपको जो है, इसी के बेसिस पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि आपका अगर बेसिक पे जो है वो 44,500 रुपीज है, इनिशियल बेसिक पे आपका 44,500 है, तो इस पर क्या होगा, प्लस डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, जो भी चीज़ें मिलती है वो आपको बेसिक पर ही मिलती है। अलाउंस होते हैं वो आपको बेसिक के हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, ग्रेड अलाउंस हो गया, हाउस अलाउंस हो गया, क्वालिफिकेशन अलाउंस हो गया, डीए हो गया, ये सब आपको बेसिक के आधार पर मिलती है। और लास्ट ईयर ये बोला गया था कि जो इनिशियल आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 1,46,000 आपका सैलरी बनता है, एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडिंग है, इसके इसमें कौन कौन चीजें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे क्वालिफिकेशन अलाउंस वगैरह है, जहां पर अप्लीकेबल है। सबको क्वालिफिकेशन अलाउंस नहीं मिलती है, तो जहां पर अप्लीकेबल है उसको एडिशनली मिलेगा। ओके, तो ये चीजें होती है। इसके अलावा भी ढेर सारा अलाउंस वगैरह आपको मिलता है, जैसे कि मैंने बोला लीज एग्रीमेंट वगैरह आपको दी जाती है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, इसमें से डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे पीएफ एनपीएस वगैरह के लिए आपका कटेगा पैसा, ओके, टैक्स वगैरह कटेगा, तो वो चीजें आपको डिडक्शंस भी होती है। अब देखो ये तो पिछले साल का 2024 का था। 2025 में इस साल जुलाई वगैरह में, ओके, 14 जुलाई को जो आपको इस साल आप देख सकते हो, 14 जुलाई 2025 ये नोटिस है। 21 का 14 को मीटिंग हुई थी, 132वां मीटिंग था आरडी का। ओके, और उसी में जो विद द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी इन इट्स 132nd मीटिंग हेल्ड ऑन 14 जुलाई 2025, the competent authority is pleased to revise the existing pay and allowance of officers of IRDA as under, कि जो ए से लेकर एफ तक जो है उन्होंने कर दिया। मैंने बस ए टू सी यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो कि कितना कितना है। ये वाला है अभी एग्जिस्टिंग वाला ये है, और दिस इज द रिवाइज्ड वन। ओके, दिस इज द एग्जिस्टिंग वन एंड दिस इज द रिवाइज्ड वन। तो ये अब एग्जिस्टिंग, अब रिवाइज हो चुका है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो ये नया वाला इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका ये रिवाइज्ड सैलरी के साथ आएगा, और इसके हिसाब से आपका अराउंड 2 लाख रुपए आपका ये जो है ये अमाउंट बढ़ के आपको 183 के लगभग उड़ जा रहा है। ओके, ये अमाउंट इस बार जो लिख के आएगा वो 1,83,000 के लगभग 1.83 लाख आएगा आपको इस बार लिख के यहाँ पे। ओके, बढ़ के उसके अलावा उसके ऊपर से आपको जो है अलाउंस वगैरह मिल जाता है, जैसे मैंने बोला ना कि अलग अलग एडिशनल अलाउंस मिलते हैं, वो सारा चीज आपको मिल के आएगा। इस साल सबकी सैलरी रिवाइज हो चुकी है, आरबीआई की भी हो चुकी है, सेबी की हो चुकी है आपको, उसके अलावा आईआरडीए का हो चुका है। नबार्ड का दिसंबर में होगा, इसीलिए नबार्ड में थोड़ा डिले भी चल रहा है, क्योंकि वहां पर काफी कुछ चल रहा है, अभी प्रमोशन चल रहा है, सैलरी रिवीजन पेंडिंग है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहां पर डिले देखने को मिल रहा है। तो नबार्ड का दिसंबर में प्रमोशन होने वाला है, सॉरी दिसंबर में रिवीजन होने वाला है। ओके, बाद बाकी का हो चुका है। सो द रिवाइज्ड अगर बेसिक पे ग्रेड ए का देखेंगे तो वो है 62,500, ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 62,500 हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अराउंड 18,000 का जो आपको वो डिफरेंस आया है, और वही चीज आपको आगे आपके सैलरी में भी डिफरेंस दिखेगा। और इसी पर चूंकि आपको डीए वगैरह मिलता है, तो वो एडिशनल डी 18 प्लस पर अभी जैसे 56% के लगभग डीए है, तो वो जोड़ दोगे 27,000 हो गया, तो वही कुछ मार्जिनल आपको यहाँ पर इंक्रीज दिखने को मिलता है। उसी हिसाब से आपके रिस्पेक्टिव में इंक्रीज बढ़ जाते हैं, सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द रिवाइज्ड बेसिक पे। ओके, तो सैलरी अच्छी खासी है, और सिंगल आपको हैदराबाद में पोस्टिंग मिलेगा। लोकेशन वाइज हैदराबाद बहुत बढ़िया है। अगर बारिश के टाइम में, कुछ दिन ऐसे होते हैं बारिश के टाइम में जब एक्सेसिव रेन हो जाती है, तो इफ यू लीव दैट पार्ट, अदर देन दैट हैदराबाद इज द फाइनेस्ट सिटी टू लिव इन। ओके, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, फेज 1 की बात अगर बात यहाँ पर था, फेज 1 के लिए आपको क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस पर जो फोकस है, प्लस जीए जो है, ये आपको बैंक पीओ लेवल का करना है। ओके, बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स लेवल पर करना, और जनरल अवेयरनेस आपको ठीक ठाक पूछा जाता है, तो इसके लिए आप मेरा मैगजीन फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आप मेरा मैगजीन फॉलो कर सकते हो। और क्यूआरई आपको बैंक पीओ लेवल के प्रैक्टिस करने, अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कट ऑफ हाई जाता है, वैकेंसी कम है, क्योंकि
आप देख ही रहे हो कि 20 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उस हिसाब से आपको 250 लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वैकेंसी कम रहती है, उस रिस्पेक्ट में फॉर्म अच्छा खासा फिल हो जा रहा है अब, और इसीलिए कट ऑफ हाई जाता है फेज 1 का। अगर मैं बात करूँ फेज 2 एग्जाम का, सो फेज 1 इज ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस, तो वो सारा खेल प्रैक्टिस का है। इवन फेज 2 में प्रैक्टिस है, लेकिन देखते हैं फेज 2 के बारे में। पेपर 1 मैंने क्या बोला, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, राइट। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको हालांकि 3 ही चीज मेंशन है, ऐसे, प्रिसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक लाइन आप यहां पर देखो जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है ना नोटिफिकेशन में, दे हैव क्लियरली रिटन दैट द अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। आरबीआई का सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हालांकि आरबीआई भी आजकल मैनेजमेंट को कुछ चीजें अलग से पूछ ले रहा है, बट ये अगर आप आईआरडीएम देखो तो उन्होंने लिखा हुआ है द अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब इसके एडिशनल भी कुछ चीजें हम पूछ सकते हैं। ओके और तो इसी से आपको साबित हो रहा है कि जैसे अगर 2024 में देखो तो क्या पैटर्न था, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव उन्होंने यहाँ पर 3 चीजें बोली, पूछा उन्होंने 5 चीजें। दे आस्क्ड यू 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 वाज बेस्ड ऑन राइटिंग एसे, ओके ये 30 मार्क्स का था। सेकेंड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन प्रीसी राइटिंग, 100 वर्ड्स का आपको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स का था ये, ओके एंड देयर वर 4 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू राइट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फोर्थ क्वेश्चन था लेटर राइटिंग का, यू हैड टू राइट 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स दैट वर गिवन, ये आपको 150 वर्ड्स में लिखने थे और देयर वर 20 मार्क्स फॉर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि 2 अलग अलग आपको टॉपिक दिए हुए थे, उसी स्टेटमेंट को आपको एक्सपेंड करके 100 वर्ड में एक्सपेंड करके लिखना था, उसके बारे में आपको 100 वर्ड में पैराग्राफ लिखना, बेसिकली इसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। तो आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी थी कि उसके बारे में डिटेल में आपको 100 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना था, एंड ये 15 मार्क्स का था। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चंस वेर। 15 आपको 5 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, 30, 15, 20, 20 एंड 15, सो टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स आपके हो गए। तो इस तरह से आपका जो है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर बटा हुआ था। तो इट्स नॉट ओनली एसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दे आस्क यू लेटर राइटिंग ऑल्सो, दे आस्क यू राइटिंग अबाउट ऑफिस करस्पॉन्डेंस कह सकते हैं, या इसे हम लोग पैराग्राफ राइटिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको पूरा सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एज यू कैन सी ओनली 60 मिनट इज देयर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना अच्छा स्पीड चाहिए इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट दिस पेपर यू नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पीड, और तभी आपका ये पेपर इतना सारा चीज आप कंप्लीट कर पाओगे, राइट। तो ये तो हो गई बात पेपर 1 की। अगर मैं बात करूं पेपर 2 का, विच इज बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, याद रखना ये वर्ड है इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। तो यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर पहले सिलेबस देख लो। पहला यहां पर 5 चैप्टर्स हैं, ओके देयर आर 5 यूनिट्स बेसिकली, नॉट चैप्टर्स, देयर आर 5 यूनिट्स। पेपर 2 में ओनली 5 यूनिट्स ही है, हालांकि इसको अगर आप बड़ा करने जाओगे तो 15 चैप्टर बन जाते हैं, ओके तो लेकिन यहां पर 5 यूनिट्स दिया गया है। फर्स्ट यूनिट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। बिजनेस साइकिल इटसेल्फ इज अ बिगर चैप्टर, एक चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, सेबी के अंदर भी ये चैप्टर दिया हुआ है, ओके। इंपैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, मतलब डेमोग्राफी की बात हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी थ्योरी यहां पर है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम सेटलिंग, ये एक अलग टॉपिक है आपको। मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स इंक्लूडिंग कैटास्ट्रोफ एंड पेंडेमिक्स दैट में इम्पैक्ट इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस मार्केट, ये एक अलग चैप्टर है, ओके टॉपिक है। तो यूनिट 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाला आपको चैप्टर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस साइकिल पढ़ना पड़ेगा, ओके उसका बिजनेस साइकिल पर जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या इंपैक्ट होता है वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग कंप्लीट एक चैप्टर मानते हैं। डेमोग्राफी एक चैप्टर हो गया, यूटिलिटी थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चैप्टर्स यहाँ पर बटेंगे, ओके। उसके अलावा अगर बात करें यूनिट 2 का, तो वहां पर आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एंड फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेशन है, रिस्क वगैरह के बारे में बात हो रही है, सिस्टमेटिक रिस्क या कंसंट्रेशन रिस्क वगैरह के बारे में बात हो रही है। यूनिट 3 जो है उसमें आपको इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर्स के बारे में बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बात हो रही है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का। तो
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये एक चैप्टर जो है ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है, यहाँ से आपको डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टली बनते भी हैं। ओके, इसमें से बनता है, ये दोनों डायरेक्ट पूछा गया, ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है। सिस्टमैटिक रिस्क एंड कंसंट्रेशन रिस्क। यूनिट 3 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया लीडिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। अभी भी आपने देखा होगा एक नया रिफॉर्म हुआ है कि 100% हैज बीन अलाउड, कि जो एफडीआई है वो इस साल के बजट में 100% अलाउ कर दिया गया है इन एफडीआईएम। ओके, तो ये सब क्या है, ये आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म से कैसे, आप अगर 1991 में भी देखोगे तब भी आपको इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया गया था। उसके बाद ही आपको मल्होत्रा कमेटी की स्थापना, आर एन मल्होत्रा कमेटी की स्थापना हुई थी, और उसके बाद ही आपको आईआरडीए की स्थापना हुई थी। तो ये सब चीजें यहां पर हुई थी। फंक्शंस ऑफ आईआरडीए, रोल ऑफ एन इक्विटी, डी ट्रैफिक इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स वगैरह दिए गए जिस पर आपको नोट्स प्रिपेयर करने, जिस पर आपको जो है फर्दर मटेरियल रेडी करना है। कोई ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव ही होगा, तो आपको इस पर फर्दर रेडी करने हैं बस। ओके, विथ हेल्प ऑफ गूगल, विथ हेल्प ऑफ बुक्स, विथ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो आप यहाँ पर 3 सोर्स फॉलो कर सकते हैं, और वो है गूगल, बुक्स प्लस चैट जीपीटी। वाइल डूइंग चैट जीपीटी या कोई भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा जो आप प्रॉम्प्ट देते हो दैट शुड बी वेरी गुड। वहां पर आप ये बोलो कि आप बुक का रेफरेंस रखकर, दे शुड नॉट, चैट जीपीटी शुड नॉट प्रिपेयर देयर ओन कंटेंट, रेदर गिव देम द रेफरेंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बुक्स, यू नीड टू प्रोवाइड द आंसर्स। फिर आपको अच्छे क्वालिटी के आंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। और फिर है 5th यूनिट विच इज द सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंश्योरेंस इन रूरल एंड सोशल सेक्टर्स। ये वाला चैप्टर आपको दिया गया है। माइक्रो इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी लॉ, बीपीएल वगैरह के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर बीपीएल, जो कि अभी क्या हो गया, अब ये पहले था आरएसबीवाई स्कीम था, उसको बढ़ा दिया गया, अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कर दिया गया। ओके, तो वो सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं, चूंकि मैंने बोला ना कि डिस्क्रिप्टिव ही है, तो 2 क्वेश्चन ओनली पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, देयर वुड बी 5 क्वेश्चन दे वुड बी गिविंग यू, एंड आउट ऑफ दो 5 क्वेश्चन यू आर सपोज टू राइट ऑन 3 क्वेश्चंस। आपको ऑप्शंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू राइट एनी 3 क्वेश्चंस, एंड बेस्ड ऑन दैट एंड फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस देयर वुड बी यूनिफॉर्म मार्किंग 24 मार्क्स ईच, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स 72 मार्क्स। 3 मार्क्स इज बिकम 72 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या होगा, वंस अगेन 5 क्वेश्चंस वुड बी देयर, बट दिस टाइम यू नीड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 अटेम्प्ट करने थे 5 में से, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और 5 में से। क्वेश्चन नंबर 1 में 300 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना था हर एक क्वेश्चन को, और यहाँ पर 100 वर्ड्स ईच में अटेम्प्ट करने हैं आपको हर एक क्वेश्चन को। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स 4 into 7 28 मार्क्स इज इक्वल टू 100 मार्क्स। 72 + 28 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चंस क्या था वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, बट इसी तरह से आपको क्वेश्चंस रहता है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 जो है विच इज द इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। यहां पर देखो, यहाँ पेपर 2 भाग में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जब क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में वो भी 2 पार्ट में आता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 है इंश्योरेंस एंड पार्ट 2 है मैनेजमेंट। तो दोनों का अलग अलग सिलेबस दिया गया और एग्जाम में भी अलग अलग पूछा जाता है। तो इंश्योरेंस आपको हिस्ट्री से स्टार्ट होती है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लीगल फाउंडेशन क्या है, फंक्शंस, उसके बाद आपको पढ़ना होता है। और 5वां यूनिट है इंश्योरेंस लाइंस एंड प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस के आपको प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर भी आपको 5 यूनिट दिया गया है इंश्योरेंस में। मैनेजमेंट की बात करो तो मैनेजमेंट आपको नेचर एंड स्कोप से स्टार्ट होता है, उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हम लोग जनरली दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में पढ़ लेते हैं, एक ही यूनिट के अंदर हम लोग दोनों चैप्टर पढ़ते हैं, नेचर एंड स्कोप, और उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ लेते हैं, एक ही चैप्टर मानकर चलेंगे। दूसरा यूनिट हो गया आपको लीडरशिप। ओके, लीडरशिप दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल को पढ़ते हैं, ये एक ही चैप्टर होता है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही स्टाफिंग आ जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है, अप्रेजल आ जाता है, तो ये सब एक ही यूनिट हो गया। तो इसको हम लोग 3rd यूनिट मानेंगे। 4th यूनिट आपका मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव हो गया। ओके, 5th यूनिट आपका कम्युनिकेशन हो गया।
और उसी में आपको रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन आपने एक पढ़ा होगा ना कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन जो आरबीआई के सिलेबस में भी है, ये दोनों एक ही सिलेबस है, तो इसको हम लोग 5 ही काउंट करेंगे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके पास है छठा। तो देर आर 6 यूनिट्स इन मैनेजमेंट ऑल्सो। बट आप अगर मैनेजमेंट को अच्छे से देखोगे तो ये सेबी के सिलेबस पर बेस्ड है, कंप्लीटली सेबी का सिलेबस है यहाँ पर, जो सेबी में पढ़ते हो। क्योंकि आरबीआई में मॉडल और इंसेंटिव्स को हटा दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हटा दिया गया है, उसके अलावा मैनेजमेंट प्रोसेस को हटा दिया गया है। पहले था, अब नहीं है। लेकिन सेबी के सिलेबस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है अभी भी। पीएफआरडीए के सिलेबस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सेबी के सिलेबस में एचआरडी भी अवेलेबल है। सेबी के सिलेबस में मैनेजमेंट प्रोसेस भी अवेलेबल है। ओके, अदर देन दैट जो लीडरशिप थ्योरी है वो आपको आरबीआई में भी है, सेबी में भी है, आईआरडीए में भी है। जो आपको मोटिवेशन है, मॉरल को हटा दोगे तो मोटिवेशन वाला पार्ट जो है लिमिटेड कर दिया गया है, तो वो वाला पार्ट आपको आरबीआई में भी है। लेकिन मॉरल इंसेंटिव्स जो है वो सेबी पीएफआरडीए में भी है। कम्युनिकेशन तो पूरा का पूरा आपको आरबीआई से भी सब में कॉमन ही है, तो ये चीजें आपको दी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपको पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आप पढ़ते हो आरबीआई के सिलेबस में। तो ये सेबी में नहीं है, आरबीआई में है बस। तो इस तरह से आपका सिलेबस दिया हुआ है इसका। तो आप देख लो कितना आपको पढ़ना है। 5 यूनिट आपको जो है, 5 यूनिट्स वेर देयर इन ईएसआई, 5 यूनिट्स आपको इंश्योरेंस के हैं, और 6 यूनिट्स आपको मैनेजमेंट का है। इसको बढ़ाकर आप जो है 12-13 चैप्टर आपके हो जाएंगे, 12 to 13 चैप्टर्स हो जाएंगे। इंश्योरेंस में चैप्टर्स इंक्रीज नहीं होगा, हालांकि थोड़ा बहुत आपको अगर इंक्रीज करोगे 7-8 हो जाएंगे। तो वही आपको 20 चैप्टर्स ओनली पढ़ने हैं यहाँ पर। तो सिलेबस को उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर आप देखने जाओगे तो सिलेबस इज नॉट दैट ह्यूज। ओके, एनीवन इफ यू स्टार्ट डूइंग, वो आपको 50 से 60 दिन में आराम से सिलेबस को बढ़िया से पढ़ के। और देखो सबसे पॉजिटिव बात क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओनली डिस्क्रिप्टिव है। तो ये इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि जब आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए प्रिपरेशन करना होता है तो उसका प्रिपरेशन का टारगेट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको फिर डेप्थ में जाकर चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस वगैरह घूम के आ जाते हैं। और फिर डिस्क्रिप्टिव का आपको सोचना होता है कि आंसर भी लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको बस एक ही थॉट होता है कि मुझे इस चैप्टर को इस तरह से समझ लेना है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसमें मैं लिख पाऊँ, रिलीवेंट कंटेंट उसमें मैं लिख पाऊँ। परफेक्शन नहीं चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, बट रिलीवेंट कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो वही चीज आपको करनी होती है। इसीलिए मैंने बोला कि इसके लिए कुछ ऐसा आपको बड़े पैमाने पर जाके ढेर सारा बुक्स वगैरह के पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, उतना भी नहीं डीप में जाना है आपको, बस नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, फर्दर मटेरियल रेडी होने चाहिए, और आप अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, आपको लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, अब देखो इन शॉर्ट, जब मैं जैसे कि मैंने बोला कि आपको ईएसआई पेपर 2 में जो है वो 2 ही क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आपको उस तरह से था। लेकिन अगर आप जाओगे पेपर 3 में, यहाँ पर 2 पार्ट में क्वेश्चंस रहेंगे। इंश्योरेंस का अलग रहेगा, मैनेजमेंट का अलग क्वेश्चंस रहेगा। इंश्योरेंस में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मैनेजमेंट में आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1, 2, 3, 4। ओके, इंश्योरेंस में आपको जो क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, और 6 क्वेश्चंस में आपको एनी 4 करना है। ओके, एंड मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7.5 ईच रहेगा, और इस हिसाब से आपके 30 मार्क्स बनेंगे, राइट। उसके अलावा अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया हुआ था, और उसी पर बेस्ड आपको डाटा उस पर आपको कैलकुलेट करना था। 2 चीज आपको कैलकुलेट करनी थी, एंड दीज वर 5 फॉर 5 मार्क्स। तो 35 मार्क्स आपको आए इंश्योरेंस से, और रिमेनिंग आपको मैनेजमेंट से पूछा गया 65 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट का था, वहां पर आपको 300 वर्ड्स में जो है आंसर एनी वन क्वेश्चन गिवन बिलो इन 300 वर्ड्स। तो ये 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। ओके, और उसके लिए आपको 300 वर्ड्स में, और आपको 20 मार्क्स उसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा गया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस इन 100 वर्ड्स, और 4 में से आपको 2 करना है, कितने में से, 4 में से, और उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक केस स्टडी दिया गया है, केस स्टडी बेस्ड बिजनेस कॉम्प्रिहेंशन हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस टू आंसर। तो इट वाज आरसी टाइप क्वेश्चंस, और
3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए था एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स 15 मार्क्स। ओके, एक केस स्टडी था, बिजनेस कॉम्प्रिहेंशन था, उस पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन बार ग्राफ्स। तो वंस अगेन एक डीआई टाइप का क्वेश्चन था और यहाँ पर इस बार 5 नंबर एक क्वेश्चन के लिए थे। सो देयर वर 2 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर और इसके हिसाब से आपके 10 मार्क्स बने। तो दैट्स हाउ इट बिकम्स 100 मार्क्स। तो आप देख सकते हो 60 मिनट में आपको ये पेपर को सॉल्व करना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। तो आपको बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आपका पेपर आता है और इसी तरह से आपको जो है ध्यान रखना, इसी को प्रिपेयर करना है आपको। ओके, चलो लास्ट में ईएसआई का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या क्या पूछा है उन्होंने। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से पूछा गया। तो यहाँ पर पीएम वया वंदना के बारे में पूछा गया था। सीबीडीसी का कंसेप्ट था, ये 2023 का शायद पेपर है, मुझे नहीं श्योर, 2024 का है। ओके, रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है। तो आपको जो भी चीजें वहां पर दी गई है, देखो हाउ इंडिया ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, तो जो भी चीजें उन्होंने सब्जेक्ट में दे रखा है सिलेबस में, उसी से रिलेट करके यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, आपको IRDA जल्दी ही आ जाएगा, बट द कंडीशन इज यू नीड टू बी रेडी। ओके, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट थिंग। ऐसा नहीं हो कि अब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा तब जाकर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। नो, यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सिलेबस में जो भी चीजें हैं उसको आप खास करके फेज 2 का प्रिपरेशन आपका रेडी होना चाहिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए, ओके, व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आउट यू कैन सोलली फोकस ऑन नोटिफिकेट फेज 1। ओके, ताकि आप पूरा का पूरा फेज 1 पर फोकस कर सको, यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सको ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। वही चीज आपको हेल्प करेगा फेज 1 को क्लियर करने में। ओके, और फेज 1 क्लियर नहीं करोगे तो फेज 2 कैसे दोगे। इसीलिए जब नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपका फेज 2 का सिलेबस अगर डन है, एक बार आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर रखा है, फॉर्डर रेडी कर रखा है, तो उसके आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है। ओके, बस इसके बाद क्या होगा कि फेज 1 एग्जाम के राइट आफ्टर फेज 1 एग्जाम यू कैन स्टार्ट द रिवीजन एंड प्रैक्टिस वंस अगेन। ओके, बट इसके लिए यही होता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको फेज 2 का पेपर कंप्लीट रखना पड़ेगा, सिलेबस को कंप्लीट रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाता है। ओके, तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।